दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है सभी का इस सेशन में। हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इमोशन। नाम है उसका गति, हिंदी में बोलते हैं गति। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है तुम्हारा फोर्स। मोशन चैप्टर जो मैंने फिनिश किया है, पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी। ठीक है, उसमें एक पोर्शन अभी बाकी है सर्कुलर मोशन का, वो मैं अलग से पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊँगा, मगर इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद रीज़न आपको बाद में पता चलेगा। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे नए चैप्टर के। नए चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स। हिंदी में बोलते हैं बल। ठीक है, तो इस चैप्टर की खास बात क्या है वो समझिएगा। इस चैप्टर की खास बात यह है कि हमारी डेली लाइफ में ये बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व है। हम खड़े हुए हैं, ज़मीन पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। किसी चीज़ को उठाते हैं तो फोर्स लगाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं तो फोर्स लगाते हैं, खोलते हैं तो फोर्स लगाते हैं, गाड़ी मोड़ते हैं तो फोर्स लगाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो फोर्स लगाते हैं, खाना उठाते हैं जब भोजन को अपने मुंह में डालने के लिए तो भी हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो हर जगह हमारे लाइफ में फोर्स इन्वॉल्व है और अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है, और यही कारण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, छोड़ने लायक तो है ही नहीं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये अभी लेवल 0 है, याद रखिएगा। ये लेवल 0 है। 0 लेवल का मतलब होता है स्कूल का कोर्स। ठीक है, अभी इसका 1 2 3 3 लेवल आएंगे 9th के ही, वो हम आपको बाद में बताएंगे जब पूरा लेवल 0 फिनिश हो जाएगा। तो अंदाज़ा लगाइएगा कि लेवल 3 वाला क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी फिनिश करते हैं स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम, शुरू करते हैं फोर्स। तो बल के बारे में मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल दूँ, फोर्स। ठीक, फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बल। तो दोस्त, बल के बारे में हम लोग बात करें, क्या होता है बल? क्या होता है? क्या होता है? अरे भाई, किसी भी चीज़ को, ठीक है, रिमोट है, रखा हुआ है, खिसकाने के लिए, इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, इसकी प्रेजेंट स्टेट चेंज करने के लिए, वर्तमान अवस्था बदलने के लिए हम लोग या तो इसे धकेलते हैं या इसे खींचते हैं, पुल। धकेलने का मतलब पुश, खींचने का मतलब पुल। कुछ तो करते होंगे ना। तो किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए उस पर हम जो भी एक्शन लेते हैं, उसका एक नाम देते हैं, और एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी उसे हम देते हैं, एक ऐसी भौतिक राशि उसको देते हैं, एक ऐसी फिजिक्स वाली क्वांटिटी उसको हम देते हैं कि उसकी स्टेट चेंज होने लगती है। उस क्वांटिटी का नाम है फोर्स, उस भौतिक राशि का नाम है बल। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स लगाने पर किसी बॉडी की स्टेट में चेंज हो जाती है। ठीक है ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आने लगता है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन का मतलब गति, MOTION, मोशन। मैं जब 9th में था मैं इसको पढ़ता था मोटन, बट बाद में स्कूल में सर ने बोला नहीं, TION, इसका मतलब शन। हमने कहा अच्छा ठीक। तो मोशन, और रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था, रुकी हुई। तो रुकी हुई वस्तु पर फोर्स लगा दो, चलने लगती है। चली हुई वस्तु पर फोर्स लगा दो तो रुकने भी लगती है और उसकी चाल बढ़ने भी लगती है। दोनों केस हो सकते हैं। चलती हुई साइकिल को और तेज़ धक्का दे दो, खूब तेज़ चलने लगेगी, मगर चलती हुई साइकिल को उसके सामने से धक्का दोगे तो रुकने लगेगी। इसीलिए अगर चलती हुई गाड़ी पर फोर्स लगाओगे तो 2 तरीके की घटनाएं घट सकती हैं। रुक भी सकती है और तेज़ भी चल सकती है कि नहीं? जी हाँ, यही चीज़ तो हम लोग सीख के आए हैं पुराने वाले में। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेग की दिशा में फोर्स लगा दोगे तो और बढ़ जाएगी उसकी स्पीड,
और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे तो घट जाएगी, घटने लगेगी। तो घटने लगेगी, उसको बोलते हैं हम लोग मंदन। उसमें डी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो चुका है, बोले तो रिटार्डेशन, मंदन उत्पन्न हो चुका है ना। तो वो तुम्हारा मंदन उत्पन्न हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है कि नहीं। तो अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बढ़िया सी बात बताऊँ। दूसरी बात मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताऊँ कि किसी भी बॉडी पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्टेट में तो चेंज होता है, मानते हैं। कई बार ऐसा भी होता कि स्टेट में चेंज नहीं होता। जी हाँ, जैसे दीवार पर लगाया गया फोर्स, बोलते नहीं है दीवार पे सिर मारने जैसा है, इससे इसको समझाना। कहने का मतलब कि दीवार पर फोर्स लगाओगे, दीवार पर धक्का लगाओगे, दीवार अगर गिर गई तो ठीक है, पता चल जाएगा भाई स्टेट में चेंज हो गया, अभी रेस्ट में थी ईंट पत्थर चल पड़े। बट अब तो वो अभी भी मोशन में, सॉरी रेस्ट में है, विराम में है दीवार। इसका मतलब क्या, उस पर फोर्स नहीं लगाया। मगर फिजिक्स कहता है कि तुमने फोर्स लगाया बट कोई उसका फल नहीं निकला। उसका चैप्टर आगे है, उसमें हम लोग वो वाला पढ़ेंगे, किसमें, कार्य में, वर्क में। जब हम लोग पढ़ेंगे वर्क, पावर, एनर्जी, तब हम लोग जानेंगे उसके बारे में, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा बहुत जान जाते हैं। अच्छा, अब जैसे एक बार क्या हुआ, सिंपल सी बात है, जैसे रमेश के घर में एक भैंस है। रमेश के घर में एक भैंस है। वैसे तो रमेश डेली भैंस को रस्सी पकड़ करके बाहर जहाँ जानवर बांधे जाते हैं वहाँ से वो नॉर्मली एक खूंटे पर बंधी रहती है भैंस, उसको खोलता है धागे रस्सी को और ऐसे लेकर के चल देता है। गैस साथ में भैंस भी चल देती है साथ साथ में। मगर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, भैंस गुस्सा गई। भैंस बोली हम नहीं जाएंगे, और वो कह रहा हम तुम्हें ले जाएंगे। ये अपनी ओर खींच रहा, अब भैंस अपनी ओर खींच रही, भैंस अपनी ओर रस्सी खींच रही, ये अपनी ओर खींच रहा। भाई दोनों के दोनों बड़े फोर्स लगाने लगे, काफ़ी ज़्यादा बल लगाने लगे। इधर से भैंस लगाए ताकत, उधर से वो रमेश लगाए ताकत। मगर रमेश के पास इतनी ताकत कहाँ। रमेश भैया खींचते चले गए उसकी ओर, किसकी ओर, जो है भैंस की ओर। भैंस ने उसको अपनी ओर खींच लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रस्सा कस्सी वाला हम लोग नहीं खेल खेलते थे गेम स्कूल में, ऐसे ऐसे करके, उसको बोलते थे टग ऑफ वॉर। इस तरीके से खेलते हैं। एक रस्सी होती थी, 2-4 आदमी उधर, 4 आदमी इधर खींचते थे। तो भाई वो खींच गया उधर भैंस की ओर। तो यहाँ पर दो लोगों ने 2 बल लगाए, 2 फोर्स लगाए रस्सी पर। कौन कौन से, एक तो भैंस ने लगाया अपनी ओर, है ना, भैंस ने लगाया इस तरफ और रमेश ने लगाया इस तरफ। तो 2 अपोजिट फोर्स लग गए, 2 विपरीत दिशाओं वाले बल लग गए। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, एक दूसरे के उल्टे। तो उल्टे तो फोर्स लग गए, चलो ठीक है। मगर वो जो रमेश था वो खींचता हुआ चला गया किसकी ओर, भैंस की ओर। रमेश भैंस के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाया। बैलेंस का मतलब है संतुलित नहीं कर पाया, इसीलिए रस्सी खिंच गई, इसीलिए वो भी बाद में उस तरफ खिंच गया। अगर वो बैलेंस कर लेता तो रुका रहता, मगर वो बैलेंस नहीं कर पाया। ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। ऐसे बलों को बोलते हैं असंतुलित बल, असंतुलित। और बाद में क्या हुआ कि वो अभी खींच ही रहा था और जाकर के भैंस उसको अपनी ओर खींचे जा रही थी, तब तक आ गए बाहुबली। अब बाहुबली ने क्या किया, पीछे से रस्सी पकड़ ली, किसकी ओर से, रमेश की ओर से। और ऐसे करके बाहुबली खींचने लगे, यूं करके ऐसे ऐसे करके रस्सी खींचने लगे।
और अब देखा कि जब इधर से रस्सी खींचने लगी, अभी भी भैंस उधर से रस्सी खींच रही थी। अब मुकाबला बराबरी का हो गया, बराबरी का। जितना इधर से भैंस लगाए उतना इधर से ये इन लोगों की ओर से फोर्स लगे। किसकी ओर से? रमेश की ओर से। तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों बराबर हो गए। तो रस्सी पर दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, एक दूसरे को संतुलित कर रहे थे। इसीलिए ऐसे फोर्सेस को बोला गया ऐसे फोर्सेस को बोला गया संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्सेस, है कि नहीं? ऐसे फोर्सेस को बोला गया बैलेंस्ड फोर्सेस, संतुलित बल। तो इस तरीके से देखा जाए तो बल और भी कई तरीके के हो सकते हैं जिनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। हाँ, मैं आपको बताऊंगा, जब मैं कई और चीज़ें डिस्कस करूंगा तब मैं आपको वो भी बताऊंगा, उनके बारे में भी बताऊंगा। चलिए, जैसे हम आगे बात करेंगे, घर्षण बल हो गया, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और जो है, जब हम लोग अभिवृत्ति गति पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद में, सर्कुलर मोशन, तो उसमें पढ़ेंगे अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। ऐसे ही करके और भी तमाम तरीके के फोर्सेस होते हैं, जैसे कोलम्बिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ऐसे तमाम तरीके के आपको फोर्स मिलेंगे। घबराने का नहीं, मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लेने का। एक एक चीज़ बिल्कुल हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे और कुछ भी नहीं इसमें हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे जान तो गई हैं कि फोर्स तुम्हारा क्या है। फोर्स तुम्हारा एक तरीके का पुश या पुल है, ठीक है ना। ये एक तरीके का पुश, ये तुम्हारा पुल है, ठीक। पुश या पुल जो किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तन करने के काम आता है। फोर्स इज पुश और पुल। used to change the present state of body, present state of body, ठीक है ना। तो ये वस्तु की वर्तमान अवस्था को बदलने के काम आते हैं। अच्छा, ये तो चीज़ हो ही गया हमारे पास में। एक मिनट, और एक बात मैं आपको और बता दूं। ये तो चलो ये हो गया। देखो, न्यूटन ने, इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे न्यूटन के बारे में। न्यूटन एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे। ऑब्जर्वर समझते हैं? ऑब्जर्वर का मतलब होता है जो व्यक्ति चीज़ों को देखता हो खूब गौर से, घटनाओं को देखता हो। कोई कुछ भी अगर हो रहा होता है तो उनको वो देखता हो और ऑब्जर्व करता हो, उनको समझता हो, उनको समझ करके उनमें से कुछ चीज़ें बाहर निकालने की कोशिश करता हो। बाहर निकालने का मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ कहीं जो है कुछ काम चल रहा था तो वहाँ से लोहा बाहर निकाल लिया। मेरा मतलब कहने का समझो कि अगर अपने आप से कुछ हो रहा है तो उसमें दिमाग लगाता है कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है ना, क्या कारण है, क्यों हो रहा है। तो क्या, कैसे, क्यों, वो इन सब चीज़ों पर गौर करता है। उसे हम लोग बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तो उनको हम लोग बोला जाता है कि ये एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं। फिलोसोफर भी बोलते हैं। इतिहास में ऐसे लोगों को फिलोसोफर बोला जाता है, मगर हमारी भौतिक विज्ञान की भाषा में हम लोग उनको क्या बोलेंगे?
ऑब्जर्वर, ये एक अच्छे प्रेक्षक हैं, ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए अच्छे प्रेक्षक कहलाएंगे ये। ठीक है, तो वही बात है कि भाई उन्होंने, न्यूटन ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करी? एक बार की बात है, एक पत्थर जो है रखा हुआ था, एक पत्थर रखा हुआ था, जा रहे थे चलते चलते, ठोकर लग गई, गिर पड़े। उन्होंने देखा क्या बात है, पत्थर क्यों नहीं आ गए, यहाँ से गया, हमारा पैर टकरा गया और पैर में चोट लगी, वो गिर गए। फिर उन्होंने सोचा कि यार ऐसा मेरे पैर में चोट क्यों लगी, मेरे पैर में चोट क्यों लगी? तो उनको अभी कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि वो पत्थर जो था, डेली वहीं से निकलते थे, देखते थे वो पत्थर वहीं पड़ा हुआ है। कई लोगों को चोट लग चुकी थी इतने दिनों में। उन्होंने क्या किया, पत्थर को धकेल दिया, और धकेल दिया किनारे, धकेलते धकेलते सड़क के किनारे ले जाकर के छोड़ दिया। अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, चलने लगे। ये चीज़ तो वो चले गए घर, मगर एक दिन उनके दिमाग में आया कि पत्थर सड़क पर पड़ा था, क्यों पड़ा रहा? जब पत्थर को पता था कि इतने लोग हमसे टकराते हैं, चोट लग जाती है, तो पत्थर खुद क्यों नहीं उठ गया? तो उनके दिमाग ने बोला कि पत्थर के पास दिमाग थोड़ी ना होता है कि वो सोच ले और समझ ले और खुद ही चला जाए रेंगते हुए। इंसानों के पास होता है, जानवरों के पास होता है, मगर पत्थर के पास नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब हमने उसको जैसे ही ऐसे किया था, पत्थर चल पड़ा। हाँ चलेगा। तो आपने ऐसे क्या लगाया था, ऐसे आपने क्या चीज़ उसको दे दी? चॉकलेट लेके थे, ए चॉकलेट ले लो, ऐसे तो हुआ नहीं है ना ही। तुम कैडबरी की टॉफ़ी लाए, ए कैडबरी टॉफ़ी ले लो, चलो जाओ, ऐसा भी नहीं किया तुमने। तो तुमने उसको धक्का दिया था, धक्का, तुमने उसको धक्का दिया, और जब तुमने उसको धक्का दिया, खिसकते खिसकते आगे चला गया। यही धक्का क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। और तब वो एक चीज़ जान गए। क्या जान गए? कि पत्थर तब तक ऐसे ही पड़ा रहा, रेस्ट में रहा, विराम अवस्था में बना रहा, जब तक हमने उस पर बाहर से एक फोर्स नहीं लगाया, जब तक हमने उस पर बाहर से एक फोर्स नहीं लगाया। तो वो तुम्हारा कहलाया क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वो कह रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो न्यूटन का गति का नियम कहलाया। और ऐसे ही करके न्यूटन ने टोटल 3 नियम दे डाले। ऐसे ही करके उन्होंने टोटल 3 नियम दे डाले। कितने दिए नियम उन्होंने? 3 नियम उन्होंने दे डाले। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो चलो भाई, उन्होंने 3 नियम तो दे डाले, हमें समझ में आ गया कि भाई चलो ठीक है, 3 नियम दे डाले। मगर उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, वो एक्सप्लेनेशन उनके पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। उन्होंने ऐसी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी, किसी ने ऑब्जर्व करके पहले नहीं बताया कि ऐसा होता है। और हर चीज़ पर जहाँ भी देखा गया उसको, यार ये तो बिल्कुल फिट बैठ रही इनकी बात, बिल्कुल ऐसे लोग कहने लगे। तो भाई उनकी बात बिल्कुल सच निकल गई, इसीलिए फिर वो आदमी फेमस हो गए। और उनके जो नियम हैं वो भौतिक विज्ञान में, बिना पढ़े कोई भौतिक विज्ञान के तो ना इंजीनियर बन सकता है ना डॉक्टर बन सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था। तो देखते हैं ज़रा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, तो न्यूटन के गति के नियम 3 हैं। प्रथम नियम तो हमें पता ही चल गया कि कोई भी वस्तु वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर वो विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, और अगर वो गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है। इट मीन्स इन इंग्लिश, अ बॉडी ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन द सेम स्टेट एज इट वॉज until and unless we apply an external unbalanced force. Until and unless we apply an external unbalanced force.
अब यहाँ जो मैंने सेंटेंस बोला है, इस सेंटेंस में बहुत बड़ी दो बातें हैं। किताबों में छोटा सा सेंटेंस लिख करके यूं ही छोड़ देते हैं, जबकि इसी सेंटेंस को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कम से कम 35 से 40 मिनट सिर्फ इस सेंटेंस को समझाने में खर्च होंगे। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दबे हुए हैं इस क्वेश्चन में, जो बहुत सारे लोग छोड़ आते हैं क्योंकि वो इतने भयानक कंफ्यूज होते हैं उनके ऑप्शंस में, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसे समझिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो देखिएगा न्यूटन का गति का प्रथम नियम। हाँ, ठीक है, तो समझिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन according to Newton, a body always try to tries to remain in same state as it was until and unless we apply an external unbalanced force। ये बहुत बड़ी बात लिखी है। कौन सी? ये वाली। उसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगा, समझिएगा। मैंने लिखा है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगाया जाए। समझना, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज दैट ये एक फ़र्श है, ये मान लीजिए कोई फ़र्श है, ज़मीन है, ठीक है। और सपोज दैट अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ पर ये इस तरीके से एक कोई बॉक्स रखा हुआ है, ये इस तरीके से ऐसे करके कोई बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऐसे करके कोई बॉक्स रखा हुआ है यूं करके, ठीक, ऐसे करके। और मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूँ इस तरीके से, ठीक है, ये बॉक्स यहाँ पर ऐसे करके रखा हुआ है। इसने क्या किया कि इधर ऐसे करके इस पर फोर्स लगाया, इस पर ऐसे करके, इस पर ऐसे कर, ऐसे इस दिशा में फोर्स लगाया, ठीक है। मगर शुरू में ये चला नहीं, रीज़न क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग गया था, उतना ही। अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग गया था, मैं बताऊंगा आगे चल करके। मान लो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग गया, कोई है दुश्मन हमारा, लगा दिया अपोजिट में फोर्स, तो जितना हमने इधर लगाया उतना इधर लग गया, चला ही नहीं। तो ये तो तुम्हारे बैलेंस्ड फोर्स कहलाए,
ये तो तुम्हारे बैलेंस्ड फोर्स हो गए, मतलब दोनों। अगर ये बैलेंस्ड हो गए तो इस ब्लॉक का, जो लकड़ी का टुकड़ा है, इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा। अब यहाँ पर डेल्टा एफ इजिकल टू तुम्हारा 0 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्सेलरेशन भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। ठीक, तुम्हारा एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसका मतलब इसकी स्टेट में कोई चेंज हुआ ही नहीं, इसका मतलब इसकी स्टेट में कोई चेंज हुआ ही नहीं, है कि नहीं। मगर ज़रा सोचिए कि अगर इस वाले फोर्स की वैल्यू, अगर उस वाले फोर्स की वैल्यू, ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू, सपोज दैट, मान लीजिए, ठीक है, सपोज दैट ऐसे करके मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस तरीके से ठीक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस तरफ ऐसे करके फोर्स लगाया गया एफ डैश, और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है तुम्हारा ऐसे करके, वो तुम्हारा एफ है। ठीक, वो तुम्हारा एफ है। और मान लीजिए कि हियर एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो तुम्हारे ये जो फोर्स हैं, ये कैसे फोर्स हैं, ये अनबैलेंस्ड फोर्स हैं, ये अनबैलेंस्ड फोर्स हैं। ये तुम्हारे अनबैलेंस्ड फोर्स हैं, असंतुलित बल हैं। डेल्टा एफ डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला ब्लॉक तुम्हारा एक्सेलरेट कर जाएगा, ये चलने लगेगा, या पहले से चल रहा था तो और तेज चलने लगेगा। ये वाला अगर पहले चल रहा था तो उसी स्पीड से चलता रहेगा, और अगर ये रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा। इसका मतलब इसकी अवस्था में, इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहले से एक फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स था, या यहाँ पर फोर्स के लगने की टेंडेंसी थी, मतलब व्यवस्था पहले से थी कि जैसे यहाँ लगाया जाएगा यहाँ लग जाएगा। कौन, फ्रिक्शन। आगे पढ़ेंगे हम लोग, घर्षण बल। हम लोग जब किसी भी वस्तु को खींचते हैं किसी सरफेस पे, तो नीचे फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है, घिसता है ये सरफेस। तो ये अपोजिट वाले वही फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन फोर्स। मान लीजिए कि अगर कभी फ्रिक्शन फोर्स ही ना हो, कहने, और फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो जब किसी भी बॉडी पर ऑलरेडी कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उस पर ऐसे फोर्स लगाओ, उस पर ऐसे फोर्स लगाओ कि उस एक्सटर्नल फोर्स को वो ओवरकम कर जाए, उसको पार कर जाए, उसकी वैल्यू से ज़्यादा हो, उसकी वैल्यू से ज़्यादा हो, तब इसकी स्टेट में चेंज होगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स के बराबर फोर्स हुआ तो स्टेट में चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, तब जाकर के उसकी स्टेट में चेंज होता है। क्लियर हुआ। ये बुक्स में नहीं लिखते हैं। रीज़न, क्योंकि बुक्स में अगर ये चीज़ लिख देंगे तो उनको ये इतना और ये इतना भी उन्हें समझाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो तुम्हारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये स्टेटमेंट इतना आता है। यहाँ पर तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा वो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से ये ऐसे कह सकते हो कि डज नॉट इक्वल टू 0 ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो ये चीज़ हो जाती है वैल्यू, ठीक है ना। मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आएगी एक्सेलरेशन की। उम्मीद करता हूँ
कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग देखो ये चीज़ समझ गए कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो वो कभी भी अपने आप से अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक हम लोग उस पर कोई बाहर से एक फोर्स नहीं लगाते। दूसरी चीज़, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। चलती हुई गाड़ी से जब कोई भी व्यक्ति उतरता है, चलती हुई गाड़ी से जब कोई भी व्यक्ति उतरता है तो चलती हुई गाड़ी की दिशा में उसका शरीर भी जाने की कोशिश करता है कि नहीं? चलती हुई गाड़ी से जैसे ही कोई व्यक्ति उतरता है तो उसका शरीर गाड़ी की दिशा में आगे जाने की कोशिश करता है, और अगर वो अपने शरीर को यूं करा के अगर वो नहीं ले जाएगा तो उसका शरीर फिर अपने तरीके से आगे जाएगा, रोल हो जाएगा, गिर जाएगा लुढ़क के। इसीलिए ये ज़रूरी होता है, इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति चलती हुई गाड़ी से उतरे तो हमेशा उसे गाड़ी के दिशा में पहले दौड़ना चाहिए, गाड़ी की मोशन की डायरेक्शन में उसे पहले दौड़ना चाहिए, और दौड़ने के बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करना चाहिए। अचानक से कभी भी रुकने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई भी बॉडी है वो अचानक से अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, और किस चीज़ के कारण उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे, मगर अगले वीडियो में, है कि नहीं? तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि चलती हुई गाड़ी से कभी अगर उतरना है तो गाड़ी की दिशा में ही उतरिए, और अगर चलती हुई गाड़ी पर पहले चढ़ना है तो पहले गाड़ी की दिशा में दौड़िए। जब आपकी स्पीड गाड़ी की स्पीड के लगभग बराबर हो जाए तब गाड़ी पर चढ़िए, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। समझ गए? तो ये रहा तुम्हारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगला वाला अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।